ओके सो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ओके, तो आज सब बच्चों के लिए एक कॉमन लेक्चर देने जा रहा हूँ, क्योंकि आप 11वीं में पढ़ रहे हो या फिर 12वीं में पढ़ रहे हो, आप दोनों के लिए एन फैक्टर वाला सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सब बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। जो बेसिकली 11th के बच्चे हैं ना, उन्हें ये टॉपिक बहुत यूजफुल होगा रेडॉक्स में भी। जो 12th के बच्चे हैं उन्हें भी जब जेईई नीट का प्रैक्टिस कर रहे होगे आप, तो नॉर्मलिटी का कैलकुलेशन करने में एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दोनों में आपको एन फैक्टर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो पहले ये हो गया कि एग्जैक्टली आज का लेक्चर दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से देखना, 11वीं में मैंने बताया था, 12वीं में मैंने बताया था कि मैं एक एन फैक्टर पे आपको लेक्चर दूंगा। तो आज उसकी बारी है एन फैक्टर पे लेक्चर देने की। तो ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस एन फैक्टर? ये एन फैक्टर एग्जैक्टली होते क्या है? सही है, एन फैक्टर को आप बताओ तो आप ऐसा समझ सकते हो बच्चों कि एन फैक्टर मतलब वैलेंसी फैक्टर। एन फैक्टर का मीनिंग क्या होता है? एन फैक्टर का मीनिंग होता है वैलेंसी फैक्टर। इसका मीनिंग होता है वैलेंसी फैक्टर। तो अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, अब ये वैलेंसी फैक्टर होता क्या है? कई सारे बच्चे गलतियां करते हैं एंड जब आप YouTube देखोगे तो YouTube पे भी कई बार गलत पढ़ाया गया है। क्या गलत पढ़ाया गया है? तो देखते हैं। पहला केस लेंगे हम लोग एसिड। अगर आप थोड़े बहुत YouTube पे सर्च करोगे तो आपको मिलेगा एन फैक्टर पे लेक्चर। यहाँ पर जाके देखोगे तो वहां पर ऐसा बताया गया है जो कि गलत है। वो क्या बताया है वो आपको समझाता हूं। वो बताया गया है कि एसिड के केस में उसका बेसिसिटी उसका एन फैक्टर होता है जो नहीं होता। अगर आप रेफरेंस बुक निकाल के देखोगे तो वहां पर दिया गया है 1 मोल एसिड कितने H+ दे सकता है। जैसे आप जानते हो कि जब एसिड होगा तो एसिड सॉल्वेंट में जाके H+ देता है। ये बाकी सब जानते हैं, क्लियर? आपकी कम्युनिटी ये जानती है कि एसिड सॉल्वेंट में जाने के बाद H+ यानी कि प्रोटॉन को लिबरेट करता है, ये आप जानते हैं। तो एन फैक्टर एसिड के केस में क्या होगा? देखो, एसिड के केस में एन फैक्टर वो होगा 1 मोल एसिड कितने H+ लिबरेट कर पाएगा। 1 मोल एसिड आप ले लो, वो कितने H+ लिबरेट कर पाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे उसका एसिड का एन फैक्टर। क्लियर? तो अब आप एग्जांपल में देखो, पहला मैं आपको एग्जांपल यहां पर बता रहा हूं, H2SO4 जिसे बोला जाता है ऑयल ऑफ विट्रियोल, या फिर आप इसे बोलोगे सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके स्ट्रक्चर पे जाओ, थोड़ा बहुत इसके स्ट्रक्चर पे जाना है आपको। सल्फर को सेंटर में लेने के बाद डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगाओगे तो ये आ गया H2SO4 का स्ट्रक्चर। जैसे आप जानते हो कि H2SO4 में ये जो ऑक्सीजन होगा ना, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे उसके ऊपर चला जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो आपके पास एक स्पीशीज क्रिएट होगा जो होगा H++ O- S डबल बॉन्ड O OH। क्लियर है? तो ये है प्रोटॉन। ये क्या है? प्रोटॉन। एक प्रोटॉन दिया एंड आपके पास क्रिएट हुआ HSO4 माइनस। क्या क्रिएट हुआ? HSO4 माइनस। अब ध्यान से देखना, अब जो ये HSO4 माइनस है ना, वो एक और काम कर पाएगा। यहां पर एग्जैक्टली वो दो काम कर पाएगा। ये बहुत अच्छे से समझना है। ये जो HSO4 माइनस है वो दो काम कर पाएगा। काम पहला वो क्या करेगा? तो मान लीजिए कि यहां पर उसने H+ को गेन किया। अगर उसने H+ को गेन किया, H+ इज गेन, ये चीजें कोई नहीं समझता एक्चुअली होता क्या है। देखो, यहां पर मान लीजिए उसने H+ को गेन किया तो वापिस वो H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। गई बात दिमाग में? सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अगर उसने एक और H+ को लूज किया, एक और H+ को लॉस कर दिया, तो फिर क्या होगा? अगर एक और H+ को लॉस करेगा तो इसके ऊपर पैर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन पैर, सल्फर सेंटर में आ जाएगा।
4 ऑक्सीजन 1 2 3 4, सो SO4 2 माइनस हो गया, SO4 2 माइनस हो गया, क्या रिलीज हुआ H+। तो ये जो स्पीसीज बनी HSO4 माइनस स्पीसीज, वो प्रोटॉन को गेन भी कर पाएगी, प्रोटॉन को लॉस भी कर पाएगी। आज का पर्टिकुलर सेशन मेरे प्यारे बच्चों आपको जेईई के लिए एंड नीट के लिए, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान से देखिए। यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो HSO4 माइनस जो होता है वो H+ को गेन भी कर पाएगा, वो H+ को लॉस भी कर पाएगा। तो यहां पर एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर है कि HSO4 माइनस के एम्फोप्रोटिक स्पीसीज है। HSO4 माइनस एक एम्फोप्रोटिक स्पीसीज है, तो ये चीज आप याद रखो। तो यहां पर एक चीज क्लियर हो गई कि जो H2SO4 होता है वो एक बार प्रोटॉन रिलीज कर पाएगा एंड दूसरी बार भी प्रोटॉन रिलीज कर पाएगा। मतलब कि एक मोल ऑफ H2SO4 आपको टोटल 2H+ दे सकता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसके केस में जो एन फैक्टर होगा, इसके केस में जो एन फैक्टर होगा वो यानी कि 1 हो पाएगा या फिर 2 हो पाएगा। मतलब कि अगर H2SO4 ने एक ही प्रोटॉन को लॉस किया तो वो आपको HSO4 माइनस देगा, एंड H2SO4 ने 2 प्रोटॉन को लॉस कर दिया तो आपको SO4 2 माइनस स्पीसीज देगा। दिमाग में गया अच्छे से? ओके। तो इससे क्या निकला, इससे मीनिंग ये निकला कि H2SO4 जो होता है ना, उसके केस में एन फैक्टर कितना निकल के आता है, उसके केस में एन फैक्टर निकल के आता है 1 और 2। अगर 1 एन फैक्टर है तो उसने एनायन HSO4 माइनस दिया होगा, एंड 2 एन फैक्टर है तो उसने एनायन SO4 2 माइनस दिया होगा। दिमाग में गया बहुत अच्छे से? ओके। दूसरा एक एग्जांपल आपको देखना है यहाँ पर HCl के केस में। देखो बेटा ध्यान से पूरा लेक्चर देखना, मैं बहुत अच्छे तरीके से एसिड का एन फैक्टर, बेस का एन फैक्टर एंड सॉल्ट का एन फैक्टर सब आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ताकि पूरा केमिस्ट्री जब भी पढ़ाई करने बैठो ना तो यहां से कोई दिक्कत नहीं होगी बन। ओके। अब देखो HCl के केस में, HCl के केस में क्या होता है, वो आपको H+ and Cl माइनस देगा। तो इससे ये मीनिंग निकला कि 1 मोल HCl जो होता है, 1 मोल HCl जो होता है वो मैक्सिमम आपको 1 H+ दे पाएगा, वो आपको मैक्सिमम 1 H+ दे पाएगा। तो HCl के केस में एन फैक्टर कितना निकल के आया, एन फैक्टर कितना निकल के आया 1, एन फैक्टर निकल के आया 1। तीसरा एक एग्जांपल, यहां पर हम लोग एग्जांपल लेंगे HNO3 वाला, नाइट्रिक एसिड वाला। अब नाइट्रिक एसिड के केस में भी देखो ये आपको मैक्सिमम 1 H+ दे पाएगा। मतलब इसका भी एन फैक्टर कितना हुआ, इसका भी एन फैक्टर हुआ 1, इसका भी एन फैक्टर हुआ 1। अब मानो कि आपने एक थोड़ा स्पेशल एग्जांपल लिया, H2S2O7 ओलियम का एग्जांपल लिया। बहुत ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। ओलियम इसे बोला जाता है ओलियम। अगर आपने ओलियम का एग्जांपल लिया, क्या आप बता पाओगे कि H2SO के मतलब H2S2O7 के केस में एन फैक्टर कितना निकल के आएगा? तो देखो यहां से बहुत क्लियर है कि ओलियम के केस में आपको टोटल 2H+ निकाले जा सकते हैं। आप टोटल 2H+ निकाल पाओगे, पर एक टाइम पे एक ही निकाल पाओगे। अगर आपने एक ये निकाला या फिर एक ये निकाला, ये दोनों एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों एसिडिक हाइड्रोजन बोला जाता है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच किए गए हैं। तो इसके केस में एन फैक्टर आएगा 2। सही है, 2n या 2 और 1 दोनों आएगा। ओके, तो समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखना है पूरा सेशन को। अब देखो एक बढ़िया वाला एग्जांपल लेना है, नंबर 4।
ओके, तो दोस्तों अभी एक 5th नंबर का एग्जांपल आपको सिखाना है, तो ध्यान से देखो। नंबर 5th वाला एग्जांपल बहुत बढ़िया है। यहाँ पर बच्चे गलतियां करते हैं, स्टार लगाओ दोस्तों, H3PO3 H3PO3। देखो इसके केस में आप क्या गलती करोगे, आपको अभी पढ़ाया ना, उस हिसाब से आप बोल दोगे कि ये तो 3 प्रोटॉन देगा, बात खत्म हो गया। नहीं, तो इसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर क्या होता है। फास्फोरस सेंटर में आएगा, एक बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जाएगा, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जाएगा, एक आ गया, एक ऑक्सीजन बचा, उसके साथ हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन बचा, उसके साथ हाइड्रोजन। सही है, दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है बच्चों? अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये दोनों हाइड्रोजन जो है, यही एसिडिक हाइड्रोजन है, यही एसिडिक हाइड्रोजन है, यही एसिडिक हाइड्रोजन है। इसका क्या मतलब हुआ कि H3PO3 का एंड फैक्टर होगा, उसका एंड फैक्टर होगा 1 और 2। आइदर एक H+ निकाला या फिर दोनों H+ निकाल दिए। सही, दिमाग में गया कि नहीं गया? इसका स्क्रीनशॉट निकालो। इसके बाद सबसे बढ़िया वाला एक आपको पढ़ाने जा रहा हूं, वो है बोरिक एसिड। यहां पर भी बहुत ज्यादा बच्चे गलतियां करते हैं। क्लियर? वो स्ट्रक्चर देख के भी गलतियां कर देते हैं एंड वो समझ नहीं पा रहे कि उसके केस में एंड फैक्टर कितना निकालना है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट निकालो। दूसरा एक सॉल्व करना है, वो है बोरिक एसिड का एंड फैक्टर, वो आपको पढ़ाता हूं। ओके, तो दोस्तों अभी हम लोग पढ़ाई करेंगे H3PO3 के केस में एंड फैक्टर कितना होता है। आज मेरे सब बच्चे एक साथ जब लेक्चर देख रहे हैं ना, तो एक बात आप सबको बताऊंगा कि लेक्चर को लाइक लगाओ, मैक्सिमम लाइक आना चाहिए, एंड लेक्चर को कमेंट करो, मैक्सिमम कमेंट आना चाहिए। बस आज का रिकॉर्ड ब्रेक करना है। तो शुरुआत करते हैं H3PO3 का एंड फैक्टर। देखो इसके केस में क्या प्रॉब्लम होता है। बोरोन को सेंटर में ले लिया, 3 OH आएगा, जैसे आप सब जानते हो, आ गया 3 OH। ओके, अब गलती क्या होगी? आपको लगेगा कि तीनों हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होना। यहां पर आपने गलती कर, ये तीनों हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। ये तीनों जो हाइड्रोजन है ना, वो एसिडिक नहीं है। होगा क्या? देखो ध्यान से, अगर H2O आएगा, अगर H2O आएगा तो ध्यान से देखना, यहां से बनेगा OH गया दिमाग में। ओके, इसके साथ ग्रुप पेयर आएगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखो, जैसे आप जानते हो ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे चला जाएगा, तो H+ रिलीज हो गया एंड आपके पास आया OH पे माइनस, OH पे माइनस। अब ध्यान से देखो, अब ये जो OH पे माइनस आया, ये OH का माइनस इसके साथ बॉन्डिंग बनाने जा सकता है। क्लियर? ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरा एक पॉसिबिलिटी वो आता है कि ये लोन पेयर लेके जाएगा एंड बोरॉन की एम्प्टी ऑर्बिटल में जाके वो बॉन्ड बनाएगा। तो क्या प्रिपेयर होगा वो ध्यान से देखना है आपको। बोरॉन को सेंटर में ले लो, एक OH आ गया, दूसरा OH आ गया, तीसरा OH आ गया, चौथा यहां पर H2O ने बॉन्ड बनाया, OH। देखेगा नहीं देखा? दिमाग में गया कि नहीं गया? यहां पर अब ऑक्सीजन के पास एक ही लोन पेयर बचा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज आया होगा। अब देखो क्या होगा, अब यहां पर ये ऑक्सीजन ये पेयर ले लेगा। अगर ऐसा हुआ तो बोरॉन सेंटर में जाएगा, उसके पास एक OH था, दूसरा एक OH था, तीसरा एक OH था, चौथा एक OH आ गया एंड क्या रिलीज हुआ? H+ रिलीज हुआ। देखा कि नहीं देखा? देखा कि नहीं देखा? अब इसने एक H+ रिलीज किया। इसके केस में बोरॉन ने ये जो बॉन्ड बनाया, ये एक्स्ट्रा बॉन्ड है, इस वजह से इसे BOH, एग्जैक्टली यहां पर माइनस चार्ज आता है, BOH4 माइनस। ऐसा एक कॉम्प्लेक्स आयन बनता है, एक ही प्रोटॉन रिलीज होता है। इसका मतलब इसके केस में एंड फैक्टर होगा सिर्फ और सिर्फ 1। क्लियर? आपको कैसे अटैक लगाना है तो वो देखो ध्यान से। H2O के
लोन पेयर का अटैक बोरॉन की जो Mp2pZ है, बोरॉन के पास जो Mp2pZ होती है वहां पर जाके अटैक लगाओ। अटैक लगाया तो ऐसे एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स के बाद एक एसिड रिलीज होगा, तो Sp2O3 के केस में एन फैक्टर आएगा 1। क्लियर हो गया? तो इसके साथ ही एसिड्स के एन फैक्टर्स यहां पर क्लियर हो जाते हैं। एंड अब हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं बेस के एन फैक्टर। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट सॉल्व करना है बेस, उसके बाद लास्ट सॉल्व। बात फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। Okay, so dear students, second portion of the lecture, that is n factor of base. n factor of base. ये एसिड से बहुत ज्यादा आसान है। देखो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी, एसिड से बहुत ज्यादा आसान है। याद क्या रखना है? 1 मोल ऑफ बेस कितना OH देगा उसे बोला जाएगा n फैक्टर। दिमाग में गया कि नहीं गया? सपोज आप बात कर रहे हो NaOH के केस में, तो NaOH के केस में एक ही OH दे सकता है वो, तो n फैक्टर आएगा 1। सपोज आप बात कर रहे हो BaOH ट्वाइस की, तो इसके केस में ये 2 OH दे सकता है, n फैक्टर आएगा 1 और 2। क्लियर? तीसरा आएगा AlOH थ्राइस, तो इसके केस में ये 3 दे सकता था OH, मतलब n फैक्टर आएगा 1, 2 या फिर 3। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्तों आप बेस का एन फैक्टर निकाल सकते हो। तो देखो बेस का तो एन फैक्टर निकालना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, इसका एन फैक्टर निकालना बहुत ज्यादा आसान होता है। तो इस तरीके से आप बेस का एन फैक्टर निकालोगे। एसिड का मैंने सिखाया। अब लास्ट पोर्शन पे हमको चलना है जो होगा सॉल्ट का एन फैक्टर। वो बहुत ध्यान से देखना क्योंकि वहां पर भी गलतियां होगी। बेस वाला बहुत आसान था, वो खत्म हो गया। लेक्चर एंड तक देखते रहो क्योंकि अब सबसे बढ़िया वाली चीज आ रही है जो सब बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, एंड वो है सॉल्ट के केस में एन फैक्टर्स कैसे निकालना है। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो। शुरुआत करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की। ओके, सो ये स्टूडेंट्स अभी हमको देखना है एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट। अब ध्यान से देखो एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट कैसे निकालना है। कोई भी जो सॉल्ट होगा ना उसका जनरल फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। ये उसका कैटायन आ गया, वो A है, मतलब आप ऐसा सोच सकते हो। सपोज Na3, तो ये कैटायन A एंड ये जो स्मॉल मतलब 3 है वो एक स्मॉल A। क्लियर? दूसरा B, स्मॉल B, यहाँ पर मानो PO4 है। क्लियर? तो ये जो PO4 है ये हो गया B। अगर यहाँ पर कुछ होता तो वो जाता स्मॉल b में। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मानो +X है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मानो +X है। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि चार्ज। क्लियर? उसका चार्ज मानोगे +X है। अब जब वो रिएक्शन में जाएगा, आफ्टर रिएक्शन, अब जब आफ्टर रिएक्शन आप देखोगे तो ये कन्वर्ट होगा। ये तो एलिमेंट तो चेंज नहीं होगा ना, एलिमेंट चेंज नहीं होगा, पर उसका स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाएगा। मान लीजिए वो C हो गया स्टोइकियोमेट्री, सही है। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया, मान लीजिए +Y। दूसरा कुछ यहाँ पर आ गया होगा, मान लीजिए आ गया है यहाँ पर C, एंड आप ले सकते हो d। क्लियर? इस तरीके से आप सॉल्ट्स का फॉर्मेशन ले सकते हो। क्लियर? हमको किस पे फोकस करना है? तो हमको सिर्फ फोकस करना है इस पे एंड इस पे। अब कोई भी सॉल्ट जो होगा ना, सॉल्ट के केस में एन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला A/2 x - y। A/2 x - y लगा दो, सॉल्ट का एन फैक्टर निकल जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया K2Cr2O7। क्लियर? वो चेंज हो रहा था Cr+3 में, वो चेंज हो गया Cr+3 में। तो इसके केस में एन फैक्टर निकालना है। तो देखो कैसे निकालना है। इसके केस में एन फैक्टर कैसे निकालोगे? तो आपको फॉर्मूला लगाना है n फैक्टर = क्योंकि आप क्रोमियम की बात कर रहे हो ना, तो क्रोमियम के बारे में देखोगे। क्रोमियम के बारे में आ गया, ये हो गया A का वैल्यू, तो A का वैल्यू 2 है, सो 2/2। अब देखो x
यहां पर कितना होगा, x कितना आएगा, वेरी गुड। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखोगे तो 2 + 1 + 2 × x प्लस 7 × -2 इज इक्वल टू 0। ये सब चार्ज लगे तो यहां पर आएगा 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0। सो ये आ गया x इज इक्वल टू 6। तो यहां पर निकल कर आया 6 - 6, सो सॉरी 6 - 3, क्योंकि x होगा 6, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो x - 3 टोटल निकल कर आया 3। तो ये हो गया आपका n फैक्टर, ये हो गया आपका n फैक्टर। तो इस तरीके से आप n फैक्टर सॉल्व के लिए निकाल पाओगे। अगर आप बात कर रहे हो NaCl के केस में, तो अगर NaCl के केस में बात कर रहे हो तो Na + Cl माइनस ये जो मैक्सिमम चार्ज आ रहा है +1 वही होगा उसका n फैक्टर, प्लस या फिर माइनस, क्लियर, वो होगा उसका n फैक्टर। अब एक स्पेशल केस आपको समझाना है, वो है MnO4 का, पोटेशियम परमैंगनेट, जहां पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7। आप टेंशन मत लो, अगर आप 11वीं में पढ़ रहे हो, अगर आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आ रहा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी याद रखो, एक तरीका सिखा रहा हूं, पोटेशियम का चार्ज होता है +1, मैंगनीज का नहीं मालूम तो x लगाया, ऑक्सीजन का 4 × होगा -2, कुल मिलाकर टोटल चार्ज 0। अगर इसको सॉल्व कर दिया तो आपको मिलेगा +7, जो हो गया मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंगनीज यहां पर +7 में है, वो क्लियर हो गया। अब 3 डिफरेंट मीडियम में रिएक्शन को देखना है। पहला होगा एसिडिक मीडियम। ये वाली बात आप लोग अपने दिमाग में अच्छे से बिठा दो, क्योंकि अगर ये आपके दिमाग में चला गया ना तो सब बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एसिडिक मीडियम मतलब H+ की प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हो जाएगा Mn+2 में, वो कन्वर्ट हो जाएगा Mn+2 में। कितने का चेंज आया, +2 से +7, तो टोटल चेंज कितने का आया, यहाँ पर टोटल चेंज आया 5 का, तो n फैक्टर निकल कर आया 5। ओके, चलो अब बात करते हैं न्यूट्रल मीडियम की। जब न्यूट्रल मीडियम की बात आती है तो H2O का प्रेजेंस आएगा। अगर H2O का प्रेजेंस आता है तो ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा Mn+4 में। तो अब देखो कितने का चेंज आया, +7 to +4 चला गया, मतलब 5 6 7, टोटल n फैक्टर का वैल्यू निकल कर आया 3। अब लास्ट वाला केस, उसके बाद खत्म कर दूंगा। लास्ट आएगा बेसिक मीडियम। अगर बेसिक मीडियम का बात किया तो OH- आएगा। अगर OH- आएगा तो Mn कन्वर्ट हो जाएगा Mn+6 में। ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, ये आपको याद रखना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होगा जेईई नीट के मोल कंसेप्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा आपको ये सारी चीज यूजफुल होगी। एंड ये वाला कंसेप्ट तो बहुत ज्यादा यूज होगा, तो ध्यान से देखो। +7 to +6 चला गया तो कितना चेंज आया, चेंज कितना आया, +6 to +7 में चेंज आया 1 का। 11वीं वाले बच्चे क्या करेंगे, 11वीं वाले बच्चे डायरेक्टली देखेंगे एंड सॉल्व कर देंगे पूरा, मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रेडी करेंगे। 12वीं के बच्चे वो सॉल्व करके भी ढूंढ सकते हैं, क्लियर। तो इसके साथ आज अपना ये n फैक्टर वाला जो कॉमन सेशन था मैं यहीं पर ही कंप्लीट कर रहा हूं। अब आपको कभी भी n फैक्टर ढूंढने में कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, समझ लो। अगर आपको कोई भी सॉल्व किया जाता है तो आप इस तरीके से उसका n फैक्टर निकालो। अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज में जा रहा है, नहीं चेंज में जा रहा तो आप इस तरीके से डायरेक्टली उसको एनालाइज कर दो। एनालाइज करने के बाद जो मैक्सिमम चार्ज निकल के आ रहा है वही उसका n फैक्टर बनेगा। तो इस तरीके से आप n फैक्टर ढूंढ पाओगे। And really thank you dear students for watching this lecture. Don't forget to like, share and comment the lecture. स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी बनाओ, रेगुलर से प्रैक्टिस करते रहो, घर पे रहो। कल संडे है, लेक्चर नहीं आने वाले तो प्रैक्टिस करना है, काम करना है, रिवीजन करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।